હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हाय स्टूडेंट्स, पहचान गए ना बात से? हाँ, अरे सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट, वही आराध्या क्लासेस वाले. चल दोस्त, आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं एक्सरसाइज के. एक्सरसाइज ये अपना चैप्टर 4 है, वो तो बताए ना क्या करता है यार. चैप्टर 4 11th साइंस, हाँ फिजिक्स अपना वाला ZIX, नॉट SICS, ZIX. ओके, देख दोस्त, अब क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि I and J are two unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of these two vectors? पहले तो इन दोनों का कुछ ना कुछ नाम रख लेते ना. हाँ, तो चलो तो कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं. सपोज P vector is I plus J, okay, and Q vector is I minus J. डन. चलो अब पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, चल देख. अब क्या करेंगे, हवन करेंगे. पहले तो इसका P के लिए यहाँ पे ले लेते टाइटल, फॉर P वेक्टर, है ना. P वेक्टर के लिए दो चीजें लानी है अपने को. पहले क्या लाना है भाई साहब, पहले लाना है मैग्नीट्यूड, ओके. फिर क्या लाना है, फिर लाना है डायरेक्शन. अरे ले आएंगे रे दोनों, क्यों घबरा रहा है, डरने का नहीं. बुलाती है मगर जाने का नहीं. चल इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये रहा. तो मैग्नीट्यूड तो पूरी दुनिया को पता है. क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं. यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है, आई कैरेट के साथ 1 है ना. हाँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 है भैया, 1 का स्क्वायर. ये हो गया √2 विच इज इक्वल टू 1.41. ये हो गया P का मैग्नीट्यूड. सिंपल है ना. अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में फॉर्मूला पता है ना बेटा. हाँ वही, बस वही tan थीटा इज इक्वल टू y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट. हाँ, ये ऐसे ही मिलता है ना डायरेक्शन, तो ठीक है. चल अब tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स. y क्या है भैया यहाँ पे, ये रहा 1, और x कॉम्पोनेंट क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 हो गया 1. तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, थीटा बनेगा 45 डिग्री. बस नहीं यार, इतना बड़ा हो गया बच्चा. tan का वैल्यू 1 कब होता है, 45 डिग्री पे. हाँ पता तो है तेरे को. चलिए डायरेक्शन, और ये हो गया मैग्नीट्यूड. बोल क्लियर है. इसको ड्रॉ करना है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बबुआ, लेकिन ड्राइंग थोड़ा छोटा बनेगा, जगह कम है. देख भाई, ड्राइंग थोड़ा सा छोटा बनेगा, जगह कम है, क्योंकि इस पेज पे बहुत कुछ पढ़ाना है. ये रहा तेरा y एक्सिस, और ये रहा बबुआ x एक्सिस. E हो गया x एंड E हो गया y. ठीक है. अब 45 डिग्री पे कोई वेक्टर है, तो उसको ऐसे तो ड्रॉ कर सकता है बिंदास, घबराने का नहीं. रेड कलर यूज नहीं किया ना, चलो अभी रेड को यूज करते हैं. ये रहा 45, मतलब एग्जैक्टली मिडिल में से ले ले ऐसे. हाँ, ये हो गया तेरा वेक्टर P, थीटा 45. हो गया ड्राइंग. हाँ, और नहीं तो क्या, इसमें कुछ टेंशन वाली बात है. चलिए हो गया, इजी है. अब दूसरे पे जाते हैं. दूसरा क्या है, आई कैरेट माइनस जे कैरेट, है ना. तो चलो उसका भी यहाँ पे टाइटल लगाते हैं, उसको थोड़ी जगह मिल जाएगी, है ना. चल इसी सीक्वेंस में रखते हैं. फॉर क्यू वेक्टर, यस. कौन सी दो चीजें लेनी है, एक लेना है भैया मैग्नीट्यूड, हाँ, और एक लेना है डायरेक्शन. ठीक है. चलो तो मैग्नीट्यूड तो पूरी दुनिया को पता है, अंडर रूट करेंगे. ये इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, तो ये भी √2 आवेगा.
तो हो जाएगा 1.41 अगेन आंसर। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में इस बार क्या नाम दे देंगे, टेन अल्फा। हाँ, टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। सो टेन अल्फा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट क्या है, -1। हाँ, एक्स कॉम्पोनेंट क्या है, ये रहा 1। तो ये हो गया टेन अल्फा इज इक्वल टू -1। अभी ये भी 45 डिग्री होगा, लेकिन -45। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर है भाई, रुक जा, घबरा नहीं। ये 10 -45 आया ना अल्फा, तो उसके लिए कुछ समझाना पड़ेगा, देख समझाता हूँ, आजा। जनरली क्या होता है कि ये भी तेरा एक्स एक्सिस है, समझ, ये एक्स एक्सिस है। हमारा वेक्टर सपोज इधर है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और इधर ये रहा वेक्टर अपना, सपोज ये है वेक्टर ए। तो वेक्टर के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है ना, वो इधर से ही होता है, क्योंकि हम वेक्टर को हमेशा यूं रखते हैं, पहले एक्स एक्सिस ये 0 पोजीशन है, फिर यूं जाता है ऊपर की तरफ, ये हो गई 90 की पोजीशन, फिर वापस और घूमेगा तो ये हो गई 180 की पोजीशन, ये 270, फिर घूम के आया तो 360, है ना, ऐसे होता है। इसलिए एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। अब वेक्टर मान ले तेरा इधर है, तो सीधी बात है एंगल यहां से देखेगा इतना, है ना। अब भैया मान लो वेक्टर इधर है और ये एंगल इधर से बन रहा है 45 सपोज, लेकिन ये तो कंसीडर ही मत कर, क्यों, अपना तो नियम क्या है, यहाँ ये जो एक्स एक्सिस है ना, उसके साथ यहां से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो एक्चुअल एंगल तो ये है, तो पूरा 360 था, ये 45 है, तो जो बाकी का होगा 315 हो जाएगा ना। तो एक्चुअल आंसर आ रहा है तेरा -45 डिग्री, लेकिन वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज सिस्टमेटिक जाएंगे तो रियल आंसर तो आएगा 315। ये है -45 का चक्कर। समझा कि नहीं समझा, पक्का ना। तू देख यार, जैसे ये एक्स एक्सिस है, तेरा वेक्टर -45 मतलब इधर नीचे दिखा रहा है, +45 होता तो ऊपर लेता, हाँ, लेकिन एंगल यहां से तो लेना ही नहीं है नीचे से, हमको तो यहां से स्टार्ट करके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यहां तक लेना, ये रहा, ये तो 315 हो जाएगा ना, 315। हाँ, समझा कि नहीं समझा, समझा ना। तो फिर इस आंसर को लिख दे कि एक्चुअली अल्फा इज 315 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, ये भी आंसर चल सकता है, दोनों राइट है, ठीक है। अब दोस्त अगला क्वेश्चन थोड़ा धांसू है, उसके लिए हम अपना बाउंड्री बॉर्डर सब बना लेंगे। जगह तो चाहिए ना भाई, पूरा अच्छे से जगह तो चाहिए। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझाऊं उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा मैं। यस, ये क्या कॉन्सेप्ट है, धांसू कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सीखना। जैसे ये तेरा कोई वेक्टर, ये है सपोज तेरा एक्स एक्सिस, समझ, ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये है कोई वेक्टर ए, हो गया। अब उसका ये जो प्रोजेक्शन है इतना सा, कौन सा वाला, ये वाला प्रोजेक्शन, वेक्टर ए के हेड में से गिरा ना नीचे यूं, ये जो प्रोजेक्शन है इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, तो इसको हम एक्चुअली ए कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है, इसको ए कॉस थीटा बोलते हैं। ये ए कॉस थीटा है क्या, वेक्टर ए का ही एक कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में ना। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं हम, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ, लिटरेचर समझ तो, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या एक्स वेक्टर, लिख सकते कि नहीं। हाँ, क्लियर है एकदम, पक्का। अब इसका दूसरा सीन देख, अब ये मान ले इधर एक्स एक्सिस नहीं है और इधर है कुछ पी एक्सिस, मान लो कोई पी वेक्टर है, और यहाँ पे लगा रहा हूं मैं वेक्टर ए, ओके, सीखना धांसू कॉन्सेप्ट है दोस्त। अब यहाँ से इसका प्रोजेक्शन बनाओ इतना सा, इस बार प्रोजेक्शन का कलर बदल देते हैं, चलो ग्रीन रखते हैं, दिख रहा है ग्रीन, सारा ब्लैक जैसे ही दिखता है, ठीक है, चलो ओके, कैमरा भाई कमजोर है अपना। इसको बोलते हैं ए कॉस थीटा। ए कॉस तो इसको बोलेंगे वो तो कंफर्म है, लेकिन इस बार एक्स के डायरेक्शन में नहीं है, इस बार ये पी के डायरेक्शन में, तो इस डायलॉग में सिर्फ यहाँ पे पी आ जाएगा ना। तो चल, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू
component of vector A in the डायरेक्शन ऑफ P, राइट? यही मतलब होता है। अब तुझे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि भाई P के डायरेक्शन में A का कंपोनेंट लाओ, तो तुझे यही ढूंढना है, समझ जाना, यही ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? तो A और P के फॉर्मूले में कुछ तो जुगाड़ होगा इसका। देख क्या जुगाड़ होगा बताऊं? चल, जैसे A डॉट P है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? AP कॉस, पता है। अब अपने को A कॉस ढूंढना है ना, तो इस P को नीचे डाल दे, तो A डॉट P अपॉन P इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा। तो देख ऐसे भी आंसर मतलब ड्राइंग से ये सेंटेंस समझ में आता है और इस फॉर्मूले में से ये सेंटेंस को ढूंढ सकते हैं हम। कैसा लगा प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट का? अरे मजा आना चाहिए। नहीं आया? एक और देख, मैं फ्री बैठा हूं, कोई जल्दी नहीं है अपने को। तुझे लगता है टाइम बिगड़ रहा है तो वीडियो थोड़ा आगे ले जा। हाँ, मान ले ये Q है और ये है वेक्टर A, ये उसका प्रोजेक्शन इस बार ब्लू रखते हैं, फिर से ब्लैक ही आ रहा है ठीक है, चल थीटा, ये हो गया A cos थीटा। तो इस सीन में A cos थीटा को क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन में बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ A इनटू द डायरेक्शन ऑफ Q। हाँ, क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ Q वेक्टर को फाइंड कैसे करेंगे? A cos को। तो इस बार A cos को फाइंड करने के लिए AP मत लाना, Q है ना, हाँ तो Q ले। A, तू भी कुछ भी समझता है। A Q cos थीटा। अब इस Q को नीचे डाल दे, तो A डॉट Q अपॉन Q इज इक्वल्स टू A cos थीटा। बन गया फॉर्मूला। कहाँ टफ है, कहाँ कुछ रटना पड़ता है फिजिक्स में, सिर्फ ड्राइंग समझ में आना चाहिए यार। वेक्टर बहुत मजेदार चीज है, बच्चे रट के जाते हैं इसको। अच्छा चल, अब तुझे एक धांसू ट्रिक बताता हूं। इसमें देख, कंपोनेंट किसका था? A का। कंपोनेंट किसका है? A का। कंपोनेंट किसका है? A का। तो फॉर्मूले में देख A कई बार आता है, किसकी डायरेक्शन में? P के, तो ऊपर भी P नीचे भी P। किसकी डायरेक्शन में? Q के, तो ऊपर भी Q नीचे भी Q। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तगड़ा ये फॉर्मूला। जिसका कंपोनेंट लाना है उसको एक ही बार लिखना है और जिसके डायरेक्शन में लाना है उसको ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। ऊपर डॉट में लिखना है, नीचे मैग्नीट्यूड लिखना है। क्लियर है? चल, अब धांसू चीज हो गई ना खत्म, अब आगे बढ़। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख। क्वेश्चन बोल रहा है कि तेरे पास कोई वेक्टर A है, ये रहा वेक्टर A। तो वेक्टर A इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j है। उसका इसके डायरेक्शन में और इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट लाओ। अच्छा, इसको तो हम P नाम बोल चुके हैं, इसका नाम Q रख चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो पहला पॉइंट तो यही बन रहा है ना कि इस A का इस P के डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो देख डायलॉग तो यही बनेगा, कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ Q। हाँ, बाउंड्री से बाहर नहीं गया ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जिसका कंपोनेंट इसको एक ही बार लेना है और जिसके डायरेक्शन में इसको 2 बार लेना है। अरे P है रे, P। हाँ, उसको यहाँ पे भी लेना है और नीचे भी लेना है। बोल क्लियर है? आया ना फॉर्मूले में मजा? रटा नहीं ना कुछ भी, कॉन्सेप्ट से समझा है ना? यस, दैट इज द सोहम सर। रटना तो मैंने सीखा ही नहीं है। चल, अब एक वेक्टर क्या लेंगे? 2i प्लस 3j डॉट P वेक्टर कहाँ है? ये पढ़ा ना, i प्लस j हो गया। अब नीचे क्या है? P का मैग्नीट्यूड। तो P का मैग्नीट्यूड ये रहा ना, अपन लाए थे √2, ले ले डायरेक्ट। ठीक है बबू। अब ये डॉट प्रोडक्ट है भाई। डॉट में क्या होता है? सीधा i का i के साथ होता है। देख, 2 1 जा 2, फिर j का j के साथ 3 1 जा 3 अपॉन √2। तो आंसर आया 5 अपॉन √2। बोल कैसन लगा आंसर? बढ़िया लगा ना? तो फिर यार ये है अपना ANS आंसर ठीक है। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन भी है इसी में, सेम इसके साथ कंपोनेंट A का इसकी डायरेक्शन में। तो चलो ये डायलॉग फिर से लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ Q। तो जिसका कंपोनेंट है
उसको एक बार लिखो, जिसके डायरेक्शन में उसको दो बार, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। अब वैल्यू रख दो 2i प्लस 3j डॉट क्यू, क्यू की वैल्यू ये रही ना, हाँ i माइनस जे, नीचे क्यू का मैग्नीट्यूड रखना है, ये रहा √2। अब सीधा सा डॉट प्रोडक्ट है भैया, तो 2 1 जा 2, फिर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन √2, तो आंसर आया -1 अपॉन √2। बोल दोस्त कैसा लगा? नहीं सच्ची सच्ची बता, लगा कैसा? कैसा लगा? बढ़िया लगा? हाँ, तो फिर फटाफट वीडियो को पोस्ट कर, अपना स्क्रीनशॉट ले और एक धांसू कमेंट लिख दे कि अरे सर मजा आ गया, छा गए गुरु छा गए। लिख ऐसा कमेंट में। चल दोस्त आजा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। चल दोस्त एक्सरसाइज का 4.23। लेकिन ये स्टार्ट करूं उससे पहले तुझे कुछ फॉर्मूले के दर्शन करवाता हूं, है ना। देख, जैसे अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अरे हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी, याद है ना। अच्छा, एक और बताता हूं, रुक। एवरेज एक्सेलरेशन, इसका क्या था? ये रहा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हाँ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी। ओके सर, क्यों पढ़ा रहे हो फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तुझे इसलिए बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला है ना, सत्य है। फिजिक्स की हर टाइप की मोशन के लिए ये सत्य है। किसी भी टाइप की मोशन, मतलब आर्बिट्रेरी मोशन मतलब कैसा भी मोशन कर, इच्छा के अनुसार इच्छित मोशन के लिए फॉर्मूला चलता है सब जगह। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो भी ये फॉर्मूला ले सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो भी ले सकता है। समझा कि नहीं? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 3-4 फॉर्मूले और हैं, याद कर ले। नहीं याद आ रहे? देख बताता हूं, अब भी याद आवेंगे। ये रहा v इज इक्वल्स टू v0 प्लस AT, एक याद आया? ये दूसरा भी याद करवाता हूं, देख R माइनस R0। हाँ सर, ये तो कहीं देखा था। मैं फॉर्मूले लिख लूं ना, तब तक इन फॉर्मूलों का टाइटल सोच ले। मैं फॉर्मूले लिख लूं तब तक तू टाइटल सोच ले कि कहाँ आए थे ये फॉर्मूले। तब तक मैं तीसरा भी लिख लेता हूं। ये रहा v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2a डेल्टा R। एक चौथा भी आया था, कहाँ आया था साहब? अरे अपनी छत पे आया था ना उस दिन। हाँ, देख क्या है नेक्स्ट फॉर्मूला, डेल्टा R इज इक्वल टू v प्लस v0/2 इंटू डेल्टा टी। सर क्यों लिख रहे हो फॉर्मूले? टाइटल सोच लिए तूने? बिल्कुल नहीं सोच पाया? ठीक है, चल मैं लिख के देता हूँ। ये फॉर्मूले क्या है? ये फॉर्मूले स्पेशल सिचुएशनल फॉर्मूले हैं, हर बार नहीं ले सकते। इनके लिए क्या था सिचुएशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जिस मोशन में, उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूले तू ले सकता है, सब जगह नहीं ले सकता। समझा? हाँ, मतलब ये फॉर्मूले हर जगह नहीं चलेंगे। जिस क्वेश्चन में तुझे पता है कि एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है पूरे मोशन के ड्यूरिंग, तभी ले पाना, वरना ये फॉर्मूलों को हाथ नहीं लगाना। हाँ, ये जो ऊपर के 2 फॉर्मूले ना, वो आर्बिट्रेरी मोशन के, मतलब कभी भी ले सकते हम किसी भी सम्स में। क्लियर? अब तुझे क्या बोला है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए हैं ये, और बोला है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन से फॉर्मूले आर्बिट्रेरी के लिए ट्रू है। मतलब आर्बिट्रेरी मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या ये फॉर्मूला लगेगा? देखते हैं, चलो। जैसे सबसे पहला ये रहा भैया, रुक, ये जो C है ना, वो तो नहीं लगेगा। क्यों? वो तो यहीं से उठाया, देखिए रहा, है ना। तो ये आर्बिट्रेरी मोशन में नहीं लगेगा, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो ही लगेगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही लगेगा, हर बार नहीं लगेगा सर। अच्छा, ये भी वही है, देख ले। ये रहा यहाँ से। हाँ,
तो ये भी नहीं लगेगा हर बार, ये भी सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ही लगेगा। ठीक है, तो और कुछ बिल्कुल है, ये लगेगा सर, ये लगेगा, ये हर बार कोई भी लगा सकता है। वी एवरेज है ना, एवरेज वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे ये रहा सब, देखो हाँ ये सही है, ये लगेगा आर्बिट्री मोशन में, ये लग जाएगा। ये भी लगेगा, देखो एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये भी सही है सर। अभी जो पहला बचा उसका क्या, भाई पहले में क्या है, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का राइट फॉर्मूला तो ये रहा किसी भी मोशन के लिए, तो ये क्या है फिर, ये यूनिफॉर्म है, यहां से उठाया देख, ये रहा, दिखा, हाँ दोनों वेलोसिटी का प्लस डिवाइड बाय 2, दोनों वेलोसिटी का प्लस डिवाइड बाय 2, तो ये यूनिफॉर्म है, हाँ तो नहीं लगेगा, पहचान लिया ना। तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, ये सिर्फ यूनिफॉर्म में लगेगा। मतलब तू पूरा फिनोमिनन समझ रहा है, ये समझने से ना तेरी फॉर्मूला सिलेक्शन इजी हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना बड़े बड़े, तब तेरे दिमाग में इतने सारे फॉर्मूले घूम रहे होंगे। हाँ, एवरेज वेलोसिटी के लिए तेरे दिमाग में ये भी आ रहा होगा, उस वक्त ये भी तुझे क्लिक होगा, दिमाग में स्ट्राइक होगा, कौन सा लूं सर, तो उस वक्त तेरा ये जो क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर समझ है ना, वो काम आएगी। तुझे पक्का पता है कि क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही इधर जाना है, वरना इधर तो आना ही नहीं। हाँ, और ये फॉर्मूले तो तू कभी भी किसी भी सम में ले ले, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है ना, फिर भी ये ले जा, आंसर आएगा। ठीक है, तो आया ना भी आनंद। ओके दोस्त, चल नेक्स्ट सम देखते हैं। चल दोस्त, नेक्स्ट में क्या बोला है कि हमको पता करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कर लेंगे पता, वरना कहां डरते। ये एक्सरसाइज का 24 नंबर का है। चलो क्या बोला है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली। अच्छा, मतलब पहले रीड कर लूं, नहीं चलो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट, मतलब बताओ कि विच रीजंस एंड विथ रीजंस एंड एग्जाम्पल, मतलब रीजन और उसके प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताओ कि कौन सा ट्रू और फॉल्स है। अरे यार ऐसा क्या करते हो, ट्रू और फॉल्स इतने बड़े बच्चों को पूछ रहे हो। भाई याद है बचपन में ट्रू और फॉल्स कैसे करते थे? भाई आपका तो पता नहीं, मैं तो कैसे करता था। बचपन में इतनी समझ कहाँ होती है यार, पढ़ाई का वैल्यू नहीं होता है, मुझे तो नहीं था, मैं अपनी बता रहा हूँ। ट्रू और फॉल्स में क्या करता था मैं, वो 10 सेंटेंस दिए ना मैम ने कि 10 सेंटेंसेस इसके ट्रू और फॉल्स याद रखो, तो उसके अंदर जैसे लिखा होता था डॉग हैज अ बिग ट्रंक, तो मुझे याद आ, मैं ऐसे रट्टा मारता था कि ट्रंक के लिए एलिफेंट सुटेबल है, डॉग को ट्रंक नहीं है, तो सिर्फ डॉग और ट्रंक ये कनेक्शन गलत है, तो उसको फॉल्स कर देता था। फिर अब मान लो एलिफेंट के साथ ट्रंक आ गया, तो उसमें बिग स्मॉल से याद रट्टा मारता था। कैसे देख, एलिफेंट हैज ए स्मॉल ट्रंक, मतलब एलिफेंट स्मॉल ना, तो स्मॉल एलिफेंट के साथ गलत है, एलिफेंट तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसमें कुछ भी स्मॉल नहीं होता, तो रॉन्ग। हाँ, ट्रू और फॉल्स ऐसे करता था, आप भी शायद ऐसे करते होंगे। हाँ, तो याद आ जाएंगे बचपन के दिन। चल देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज ऐसे नहीं पढ़ने वाले हैं, आज पूरा एक एक सेंटेंस को समझेंगे, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स के जो सेंटेंस होते हैं ना, यही आपके दिमाग में अच्छी समझ पैदा करते हैं, फिजिक्स के टुवर्ड्स आपका लव क्रिएट करते हैं लोग, है ना। तो इनको अच्छे से पढ़ के प्रॉपर सिस्टमेटिकली करेंगे। देखो ये पांचों के 5 सेंटेंस ABCDE हमको किसी स्केलर क्वांटिटी के लिए चेकआउट करना है, स्केलर क्वांटिटी के लिए ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहला क्या बोला इन्होंने, देखो स्केलर क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस। जुट्ठा है रे जुट्ठा, गलत है। तो गुजराती में खोटू बोले जे, स्केलर क्वांटिटी कंजर्व्ड होगा मतलब बदलेगा नहीं। जैसे किसने बोला बताऊं, देख जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हाँ वो स्केलर है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², या के पे कोई वेक्टर तो होता नहीं, एनर्जी वर्क ये सब तो स्केलर होता है। हाँ ये स्केलर, इसका मतलब ये कि कंजर्व्ड हो जाएगा, मतलब बदलेगा ही नहीं। अरे बदलेगा, देख जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई आया, डिंग 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 धड़ाम से ठोक दिया, तो सपोज यहां से जब निकला ना, तब उसका काइनेटिक एनर्जी था 20 जूल। ठोकने के बाद क्या लगता है तेरे को, 20 रहेगा? नहीं रे, बेचारे का स्लो पड़ जाएगा, क्योंकि ठोकेगा ना तो ये आगे बढ़ेगा, अब यहां से ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा,
तो जो ऑब्जेक्ट था 20 जूल के साथ आया था, इसको धड़ाम से ठोका तो खुद स्लो पड़ गया ना। तुझे ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का कि कहीं पे भी कोई भी दौड़ता दौड़ता रहा, झुम झुम झुम, कहीं ठोका धड़ाम तो उसका स्पीड कम पड़ गया ना। स्पीड कम पड़ गया मतलब काइनेटिक एनर्जी कम पड़ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो बदल गया, बदला ना। तो कंजर्व कहाँ रहा, तो नॉट कंजर्व, बदलना हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ दोस्त, ये टक्कर है ना, ये जो कोलाइजन, इस टक्कर को हम क्या बोलते हैं, कोलाइजन। कोलाइजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलास्टिक और एक होता है नॉन इलास्टिक, मतलब रे इन इलास्टिक। हाँ, इन इलास्टिक कोलाइजन। हाँ, ये जो टक्कर है ना, ये इन इलास्टिक टाइप की है। हाँ, हमारे आसपास जो गाड़ियां टकराती है रोड पे, हम किसी कोई बॉल फेंका और वो दीवार से जाके टकराया, ये सब इन इलास्टिक कोलाइजन है। तो ये सब हमको जो दिखता है वो सब इन इलास्टिक है। इलास्टिक क्या है सर, तो उसके लिए चैप्टर 6 का वेट कर, अभी तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, इलास्टिक में इतना समझ ले, तुझे क्यूरियोसिटी हो रही है तो, कि इलास्टिक में से ठोकने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट स्लो नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका एनर्जी, टोटल सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होगा। ओके ठीक है, चलो तो ये गलत है। अब आगे पढ़ो दूसरा, बी। बी के बारे में क्या बोला है, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू। झूठा है रे तू, झूठा, बिल्कुल गलत बोल रहा है। मतलब स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, झूठ मत बोलो। स्केलर क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर है, नेगेटिव होता है, मैंने तो देखा है। टेम्परेचर देख, -5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 0 सेल्सियस भी हो सकता है, +5 सेल्सियस भी हो सकता है। तो किसने बोला नेगेटिव नहीं हो सकता, होता है ना, टेम्परेचर नेगेटिव होता है। हाँ चल, तो मतलब स्केलर क्वांटिटी नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की नेगेटिव वैल्यू होती है, ये रही टेम्परेचर। चल नेक्स्ट, मस्ट बी डायमेंशनलेस। अरे यार हद हो गई, इतना भी कोई झूठ बोलता है, इतना भी कोई फॉल्स सेंटेंस देता है, गलत है। मस्ट बी डायमेंशनलेस मतलब उसके डायमेंशन नहीं होने चाहिए। अरे होते रे, होते हैं। ये टेम्परेचर को ही देख ले, टेम्परेचर स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है तो उसका डायमेंशन है ना केल्विन। उसके एमएलटी में लिखेगा तो ऐसे लिखेगा ना, m0 l0 t0 k1। अरे भैया बहुत सारे, जैसे मास है तो मास भी तो स्केलर है, तो उसके भी तो डायमेंशन है 1 0 0 है, तो सही यार। तो फिर तो झूठ बोल रही लोग। चलो डी नेक्स्ट, डज नॉट वेराई फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। अरे अब तो हद हो गई यार, इतना झूठ कोई बोलता है क्या। चल तू भी गलत है, जा। जब सारे के सारे गलत, भाई सारे गलत हैं, लेकिन वो गलत को सीखने में तुझे यहाँ कितना जानने को मिला ना जानने को, कि हाँ यार स्केलर तो नेगेटिव भी होता है, स्केलर के एमएलटी न हो ऐसा नहीं होता है, स्केलर में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, ये सब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ चलो डी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो वेरी नहीं करेगा, मतलब बदलेगा नहीं, नहीं बदलता है, बिल्कुल बदलता है। तो जैसे लिक्विड का डेंसिटी है, लिक्विड डेंसिटी, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओ तो बदलेगा। फिर जैसे टेम्परेचर है, ये भी बदलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तू एसी वाले रूम में बैठा है, हाँ रूम में से थोड़ा बाहर है, तेरे को भी पता चलेगा अरे हाँ बदल गया यार। तो फिर लिक्विड है, टेम्परेचर, इन सब में बदलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब आज की अंतिम डिस्कशन, अरे थोड़ा तो सच बोल लो, 4 बार झूठ बोला है। चल देखते सच बोल रहे कि नहीं। हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एक्सिस। यस, इस बार डंके की चोट पे सही बोले हैं, सही पकड़े हैं, ये रहा। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी को कोई भी ऑब्जर्वर देखे वैल्यू सेम होता है। हाँ ये बात है, जैसे मास है किसी का 50 kg, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना, तो मेरे को 50 kg ही लगेगा। सपोज तू खुद यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, मेरी तो 2 आंखें थी, तेरी एक ही है, देख ले। हाँ तू यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो तेरे को भी 50 kg लगेगा। अब इस मास को नीचे लटकाऊं, ऊपर लटकाऊं, छत पे रख दूं, कहीं पे भी रख दूं, 50 kg ही रहेगा। मतलब ऑब्जर्वर बदले या ओरिएंटेशन बदले, वैल्यू नहीं बदलेगा, 50 kg ही रहेगा। तो ये सत्य है भाई, सत्य है, लिख देते हिंदी में, सत्य। बोलो अच्छा लगा ना, आया ना मजा। हाँ तो इसको आराम से पढ़ने का और सोचने का, ये थियरी में ही दम होता है फिजिक्स की। चल स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ
चल भाई अब एक्सरसाइज का 25 आज का लास्ट सम, झंडे गाड़ देते। चल फिर से देख क्या बोला है। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। भाई तुझे क्वेश्चन थोड़ा लाइट दिख रहा है ना, तो यार टेक्स्ट बुक लेके बैठ, प्रिंट नहीं जमता है ऐसे रेनी सीजन में। सर थोड़ा और मेहनत करो। अरे कर रहा हूँ मेहनत, बहुत लोड होता है दोस्त शूटिंग का, वीडियो बनाने का। कितने स्टैंडर्ड के वीडियो बनाने के, 11th इंग्लिश मीडियम, 11th गुजराती मीडियम, 12th इंग्लिश मीडियम, 12th गुजराती मीडियम, 11th JEE इंग्लिश मीडियम, 11th नीट इंग्लिश मीडियम, 12th JEE, कितना हो जाने दे, लिस्ट लंबा है, सबको अलग अलग पढ़ाता हूँ एट द सेम टाइम, तो बहुत कुछ लोड होता है पढ़ाने का। चलो ठीक है, जाने दो। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर अबोव द ग्राउंड। ओके, ये रहा ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट तेरा, हाँ ठीक है। इसके ऊपर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजिशंस 10 सेकंड्स अपार्ट इज 30 डिग्री। मतलब ये एयरक्राफ्ट 10 सेकंड में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब एयरक्राफ्ट यहाँ से ये रहा, देख सपोज थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गया है ना, हाँ, तो ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है भैया ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ। ओके, एयरक्राफ्ट ये वाला थोड़ा आगे पीछे हो गया ना, ठीक है, तू समझ गया ना। मतलब यहाँ से निकला एयरक्राफ्ट और यहाँ तक पहुंचा, टाइम टेकन 10 सेकेंड्स। द एंगल फॉर्म्ड बाय द एयरक्राफ्ट इज 30 डिग्री एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। चल प्रॉपर ड्रॉ करेंगे इसको। चल भैया हो गया 30 डिग्री। तो फिर एग्जैक्टली ये मिडल वाला क्या होगा, रुक 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 रुक, घबराने का नहीं। ये है 3400 मीटर हाइट बोला था ना, इतना ऊपर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ पर है, उसके ऊपर इतनी हाइट पे एयरक्राफ्ट है, तो पूरा 30 डिग्री है। तो ये एंगल बनेगा 15 और ये भी बनेगा 15। क्लियर है, मिड पॉइंट को नाम दे दो AM। ये दोनों इक्वल है रे, छोटा बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन तू समझना ये AM और M भी इक्वल है। हाँ, वो ड्राइंग हो गया ऐसा, वापस शूट नहीं होगा मेरे से, फिर से कट करो शूट करो, ये सब नहीं होता है। थोड़ा बच्चा भी समझदार होना चाहिए कि सर को कितना प्रेशर है अभी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। अरे यार क्या छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन लेके आ गए। स्पीड ले भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एयरक्राफ्ट अपॉन टेकन टाइम। हो गया ना, हाँ अब इजी है, टाइम तो दिया हुआ ना 10 सेकेंड, पता है ये रहा। और ये हाँ यार, लेकिन एक लफड़ा है, क्या ये डिस्टेंस क्या लूं, ये नहीं पता है, नहीं पता है ना तेरे को डिस्टेंस, तो छोड़ दे थोड़ी देर, कहीं और जा मेहनत कर, डिस्टेंस ले क्या, छोड़ देते हैं इसको। चलो इधर आ जाओ, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इजी है, तेरे को ये एंगल पता है, ये एंगल की एडजेसेंट साइड पता है, और ये अपोजिट साइड तुझे ढूंढनी है, समझ। तो 10 का फॉर्मूला लेना, ये मेजरमेंट मिलेगा, ये लेंथ मिलेगी, फिर इसको डबल करेगा तो पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का मिल जाएगा। इजी है ना, तो फिर यार तो ले ले, देख इन ट्राइंगल AMO 10 15 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 15 डिग्री, MO को इधर डाल दो, AM हमको पता करना है। 10 15 डिग्री नहीं पता, MO तो पता है 3400। 10 15 डिग्री यार 0.2679 होगा। कहां से होगा, पिछले वीडियो में सिखाया था पूरा टेबल देख के, टेबल में से देख लो पीछे वाला है ना। तब यहां से AM अपना बनना चाहिए एग्जैक्टली 910.86, लेकिन AM मतलब इतना डिस्टेंस, जबकि हमको तो चाहिए पूरा A से B तक। तो अभी अपना बात हुआ था ना कि AB इज इक्वल टू डबल ऑफ AM, ये एग्जैक्टली मिडल में, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया तू देख लेना। हाँ, तो ये हो गया 910.86 इंटू 2, इट विल बिकम 1821.72। जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर, हो गया अपना काम। हाँ हो गया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 182.172 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका स्पीड। वाह बोलो कैसन बा, बढ़िया, कोनो दिक्कत तो नहीं, नाही 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 साहब नाही। हो गया, चल ले तेरा आंसर, बोल क्लियर है, ले ले स्क्रीनशॉट, ले लिया ना स्क्रीनशॉट।
अब 1 मिनट रुक जा, ईमानदारी से, बिल्कुल सच्चाई से, वफादारी के साथ अपना कमेंट बॉक्स लिख, हाँ कि सर वीडियो अच्छा लगा, न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहो। जितना कमेंट बॉक्स भरेगा ना उतना वीडियो में जोश आएगा। हाँ, और घर बैठे आप फ्री में यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हो फिजिक्स को। ठीक है, चल बाय। હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ. અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.